Students, myself Umesh Agarwal, faculty chemistry, Bansal classes. Today we solve NEET mock test paper. Question number 47. The IUPAC name of the following compound is. ये हमारे सामने जो कंपाउंड दे रखा है इसका हमारे को IUPAC नेम लिखना है बाय यूजिंग द IUPAC रूल्स. देखिए स्टूडेंट्स, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं. तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के बाद हम लोग काउंटिंग करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हमने, ठीक है. जब हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, फिर फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी. अब उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं. तो ये अमीन ग्रुप हो गया, ये तो फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी पे आ गया. अब दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, फिनाइल और मिथाइल. तो अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल पहले लिखा जाएगा क्योंकि M पहले आता है और P बाद में आता है. तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 मिथाइल 1 फिनाइल, 3 कार्बन को प्रोपेन और फर्स्ट नंबर पे अमीन, तो प्रोपेन अमीन. तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो स्टूडेंट इजी था, आ गया आपको समझ. हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टीज. ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट ऑप्शन करना है करेक्ट वाला, ठीक है. थर्मल स्टेबिलिटी, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. तो इसमें सबसे ज़्यादा बेरियम सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी बताई गई, उससे कम स्ट्रोंशियम सल्फेट की, उससे कम कैल्शियम सल्फेट की और उससे कम मैग्नीशियम सल्फेट की. तो स्टूडेंट हम जानते ही है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होती है. तो पहले वाला बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट वाला आपका थर्मल स्टेबिलिटी वाला बिल्कुल सही है. फिर हम बात करते हैं बेसिक नेचर. तो बेसिक नेचर में जिंक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा, उससे कम बेरिलियम ऑक्साइड, उससे कम मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स में तो गलती है, क्योंकि अगर हम बात करें वापस से एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड का बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, पर यहाँ पर तो नहीं दे रखा. तो इसका मतलब बेरिलियम ऑक्साइड से ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, मैग्नीशियम से ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड का होगा. और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की पोजीशन भी ठीक नहीं है. तो स्टूडेंट ये वाला हो गया गलत. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड RbOH. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप पानी में बढ़ती जाती है. सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप पानी में बढ़ती है, पर इसमें तो उल्टा दे रखा है, पर तो ये गलत हुआ. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट NaCl से ज़्यादा KCl का, KCl से ज़्यादा RbCl का, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ क्लोराइड्स या एल्कली मेटल का क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट का दे रखा है, तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, करेक्ट है. और लिथियम क्लोराइड डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होता जा रहा है. डाउन द ग्रुप जाएंगे देखिए, तो सबसे ज़्यादा NaCl का, उससे कम KCl का, उससे कम RbCl का, और लिथियम क्लोराइड का तो सबसे कम आ रहा है. ये अपनी पोजीशन से, ये इसकी पोजीशन जिस तरह से कम हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, पर जब हमने इसकी स्टडी करी और हमने पाया तो लिथियम क्लोराइड का तो सबसे कम ही है. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. मेल्टिंग पॉइंट वाला फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर इज करेक्ट. तो 48 क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. अगला क्वेश्चन करते हैं. द रिएक्शन विद इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट इज. इसमें इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है. इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं इनकरेक्ट किस में बनेगा, 4 की हम स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH 48% H2SO4, तो क्या बन रहा है CH3CHO. तो इस
ये फर्स्ट रिएक्शन है कुर्शॉफ रिएक्शन, और कुर्शॉफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो उसका प्रोडक्ट सही बन रहा है। हम करके दिखाते हैं कैसे, देखिए। यहाँ एडिशन होगा, वाटर का, एक साइड H ऐड होगा, एक साइड OH होगा। नेक्स्ट स्टेप में टोटोमेरिज्म होगा, और ये हाइड्रोजन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 1 2 3 मूवमेंट। और जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी ओर देखिए, वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन है डाईमिथाइल CHCl, AgO की प्रेजेंस में कंपाउंड बन रहा है अल्कोहल। तो स्टूडेंट ये तो गलत है। Ag2O की प्रेजेंस के अंदर क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड ईथर में चेंज होता है। कैसे? तो ईथर में चेंज हो रहा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कन्फ्यूज़न मालूम चल गया, ये सेकंड ऑप्शन गलत है। तो हमारा द रिएक्शन विद इनकरेक्ट मेजर वो तो पकड़ में आ गया, कौन सा? सेकंड। लेकिन हम बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में ये फिनॉल का रिएक्शन हमने किससे करा है? हमने डायएज़ोमीथेन से करा है। फिनॉल का रिएक्शन हमने डायएज़ोमीथेन से करा है। तो ये CH2 ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर और ईथर बन जाएगा। तो ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन जिंक। जिंक का रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? 2233 टेट्राब्रोमो ब्यूटेन से। तो आपको मालूम है कि जिंक का क्या काम होता है? जिंक का काम होता है डी हेलोजनेशन। तो इस केस में डी हेलोजनेशन होगा तो आपके क्या हो जाएगा? ब्रोमीन का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो पहले स्टेप में 2 ब्रोमीन हटेंगे तो एल्कीन बनेगा, और अगले स्टेप के अंदर दोनों ब्रोमीन और हट जाएंगे तो एल्काइन बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो आपका 49th का सेकेंड ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द को-सॉल्वेटिंग इफेक्ट? अब स्टूडेंट्स को-सॉल्वेटिंग इफेक्ट होता क्या है? तो कोई भी प्राइमरी सॉल्वेंट में अगर हम सब्सटेंस डाल देते हैं और जो पहले से अवेलेबल पार्शली सॉल्युबल कंपाउंड होगा उसकी सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं को-सॉल्वेटिंग इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, एक बार वापस बता देते हैं कि प्राइमरी सॉल्वेंट में पहले से कोई पार्शली सॉल्युबल कंपाउंड है और उसके अंदर अगर हम कोई नया सब्सटेंस डाल देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं को-सॉल्वेटिंग इफेक्ट। तो देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ BF3। सही है स्टूडेंट, BF3 के प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है HF की। सेकंड, एसिडिटी ऑफ अमोनियम आयन इज एनहांस इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2+। ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। द एसिडिटी ऑफ H3BO3 इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल। ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। और ऑल ऑफ द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ को-सॉल्वेटिंग इफेक्ट। यस स्टूडेंट्स, सारे आंसर ही सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using code given below the list. List 1 metal ions, list 2 magnetic movements. ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं। तो ये मेटल आयंस है, ये इनका मैग्नेटिक मूवमेंट है, इनको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू √n + 2
n+2 इलेक्ट्रॉन्स, U इक्वल्स टू n इंटू n+2। तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का, इसकी यूनिट है Bm, बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से हम निकालना चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो बचता है वो बचता है Ar3d, नॉर्मल होता है 3d5 4s1। अब एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से चले गए, तो 3d3 बचे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 3। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया हमारा क्रोमियम 3+ का। फिर हमने Fe2+ का निकाला, तो Fe का हमें कॉन्फ़िगरेशन मालूम ही, एटॉमिक नंबर 26 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचता है Fe2+ का। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम, तो आर्गन 3d6। फिर हम बात करते हैं निकल का एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 3d8 4s2 और निकल 2+ में 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लास्ट मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2 और Mn2+ के लिए 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो क्रोमियम 3+, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 इंटू 3 + 2 15 क्रोमियम। फिर नेक्स्ट आयरन के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3d6 के कारण? 4, तो 4 इंटू 4 + 2 यानी 24। फिर आया आपका निकल 3d8, तो इसमें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही बचेंगे, तो निकल का √8। और मैग्नीज, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है 5, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा 5 × 7 √35। तो मैग्नीज का 2+ का √35, तो मैच कर लेते हैं। तो क्रोमियम का D, आयरन का C, निकल का E और मैग्नीज का A। तो ऑप्शन मैच करते हैं हमारा। तो फर्स्ट का D इन 2 का ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट का D। 2 का C इसमें आ रहा है 3 का E और 4 का A, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर? है इजी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ढंग से करेंगे तो आपके बोनस नंबर है, बहुत आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसमें से इनकरेक्ट निकालेंगे। डायमंड इज अनइफेक्टेड बाय कंसंट्रेटेड एसिड बट ग्रेफाइट रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म मेलिटिक एसिड C6COOH6। ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। CO इज टॉक्सिक बिकॉज इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है जो टॉक्सिक है। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड इज फाउल स्मेलिंग गैस। यस, कार्बन सब ऑक्साइड इज फाउल स्मेलिंग गैस, ये भी सही है।
COCl2 इज अ टीयर गैस। गलत है स्टूडेंट्स, टीयर गैस का तो ये फॉर्मूला ही नहीं है। और COCl2 तो क्या होता है, ये तो हमारी फॉस्जीन गैस होती है, फॉस्जीन गैस। और CO और ये टीयर गैस है, इसका तो फॉर्मूला ही यही नहीं है, इसका तो फॉर्मूला ये है CCl3NO2, तो टीयर गैस का तो फॉर्मूला ही यही है। तो स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। एल्डिहाइड को कीटोन से डिफरेंशिएट करने के टेस्ट, तो स्टूडेंट्स सब बच्चों को मालूम है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। देख लेते हैं। ऑप्शन 1 टॉलेंस टेस्ट, ऑप्शन 2 फेलिंग टेस्ट, नंबर 3 पे बोथ 1 and 2 और नन ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। तो ये तो लगभग सभी बच्चा सही करेगा, तो हमारा भी सही होना ही चाहिए। तो इसका आंसर होगा 54 का 3। फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन है, एक्रिलिक एसिड रिएक्ट विद HBr टू गिव। एक्रिलिक एसिड HBr से रिएक्ट करके क्या देता है। करते हैं स्टूडेंट सॉल्व। एक्रिलिक एसिड का पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। जो एक्रिलिक एसिड होते हैं उसके अंदर हम जब HBr का एडिशन करेंगे तो 1,4 एडिशन होगा, 1,4 एडिशन। तो इसमें क्या होगा, HBr का जब एडिशन होगा तो वो आपका 1,4 एडिशन होगा। वन फोर एडिशन होगा एक्रिलिक एसिड वाला केस में। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या बनेगा, Br यहाँ लग जाएगा, CH2CH और एक H, एक HBr का एडिशन करेंगे तो एक Br तो इधर लग जाएगा और एक O के साथ H लग जाएगा। स्टूडेंट्स पहले हम एक्रिलिक एसिड के फॉर्मूले में ऑक्सीजन लगाना भूल गए थे, तो हमने बाद में लगा दिया था। अब इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लग गया। अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, टॉटोमेरिज्म। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। इसके अंदर आपका हाइड्रोजन का मूवमेंट होकर यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूवमेंट करके आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूवमेंट करके आ जाएगा। तो Br CH2 OH, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सूट कर गया, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 57 क्वेश्चन, ये आपका इथेनॉल है, इसका रिडक्शन करेंगे, फिर सोडियम से रिएक्शन कराएंगे और फिर बाद में टर्शरी क्लोरो ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले हमने
इथेनॉल का रिडक्शन कराया। तो इथेनॉल के रिडक्शन से हमारे को क्या बना, इथेनॉल के रिडक्शन से हमारा इथेनॉल बन गया। X तो क्या बन गया हमारा, इथेनॉल, ये X हो गया। अब इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, सोडियम से। तो सोडियम का काम क्या है, सोडियम इसको चेंज कर देगा सोडियम इथॉक्साइड में से, और सोडियम इथॉक्साइड ये सोडियम इथॉक्साइड बन गया। अब इस सोडियम इथॉक्साइड का रोल क्या हो सकता है देखते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, टर्शरी ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब सोडियम इथॉक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम इथॉक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा और इसमें क्या कर देगा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके इथीन बन जाएगा। तो इथीन बन जाएगा। तो कौन सा, आइसोब्यूटाइलीन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। कॉमन नेम में इथीन को अपन आइसोब्यूटाइलीन मतलब आइसोब्यूटीन को, मतलब आपका जो ऑप्शन आ रहा है इसमें ये आपका जो कॉमन नेम इस स्ट्रक्चर का क्या होगा, आइसोब्यूटाइलीन। तो हमारा फर्स्ट आंसर ही सही है। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट, एक बार वापस बता देते हैं। पहले इथेनॉल का रिडक्शन करा, इथेनॉल बना, फिर सोडियम से रिएक्शन करा तो सोडियम इथॉक्साइड बना। सोडियम इथॉक्साइड का जब किससे कांटेक्ट में आया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के, तो सोडियम इथॉक्साइड का बिहेवियर यहाँ पर बेस की तरह है, इसने डीहाइड्रोहेलोजनेशन करा और हमारा क्या बन गया, इथीन, और हमारे स्ट्रक्चर का कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइलीन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3CONH2 HCONHCH3 आर कॉल्ड, ये है क्या। तो स्टूडेंट ये इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन से है, इन दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप अमाइड है। एक में 1 डिग्री अमाइड है, एक में 2 डिग्री अमाइड है। तो स्टूडेंट ये कौन से आइसोमर होंगे, ना तो ये पोजीशन हो सकते हैं, ना टॉटोमर, ना ये चेन। तो ये क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि एक है 1 डिग्री अमाइड, एक है 2 डिग्री अमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स। For the formation of pteryline, the number of moles of ethylene glycol required per mole of terephthalic acid. स्टूडेंट क्वेश्चन समझे, फॉर्मेशन है टेरिलीन का जो पॉलीमर है, इसके नंबर ऑफ इथेनॉल चाहिए हमारे को पर मोल ऑफ टेरिथैलिक एसिड। मतलब टेरिथैलिक एसिड के अगर 1 मोल लेते हैं तो आपका इथाइल ग्लाइको आपके इथाइलिन ग्लाइकोल का भी कितने मोल लेने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये हमने बना लिया, एक मिनट, ये हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं टेरिथैलिक एसिड का। ये टेरिथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये टेरिथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इससे हमारे को क्या बनाना है, टेरिलीन बनाना है। तो उसको इथाइलिन ग्लाइकोल से जोड़ना पड़ेगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल कितना लेना पड़ेगा,
तो स्टूडेंट्स ये इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, n मोल्स इसके ले लिए, n मोल्स इसके ले लिए, जोड़ेंगे जब तो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। इसमें अल्कोहल वाले साइड से तो हाइड्रोजन निकलता है, एसिड वाले साइड से OH निकलता है। तो इसके अंदर अगर हमने अब हमने स्ट्रक्चर बनाया टेरिलीन का, तो टेरिलीन के स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या पाया कि इसके 1 मोल के लिए कितने मोल रिक्वायर्ड है। इस 1 मोल टेरिथैलिक एसिड के लिए 1 मोल किसका चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकोल का भी 1 ही मोल चाहिए। इथाइलिन ग्लाइकोल का भी हमारे को 1 ही मोल चाहिए। ये हमने देख लिया करके कि आपका 1 मोल टेरिथैलिक एसिड के लिए 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकोल कंबाइन होगा तो आपका टेरिलीन बन जाएगा। तो जितने मोल्स इसके चाहिए उतने मोल्स इसके चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन 1, वैसे तो स्टूडेंट मैंने करके दिखा दिया है, तो स्ट्रेट क्वेश्चन था कि टेरिलीन की फॉर्मेशन के लिए टेरिथैलिक एसिड के मोल्स जितने हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल कितने मोल्स चाहिए, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, पर मोल यानी सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 is prepared in the laboratory when MnO2 is added to H2O2 is prepared in the laboratory when MnO2 is added to dilute H2SO4, BaSO4 is added to CO2 bubbling through a cold water, PbO2 is added to the acidified solution of KMnO4 और Na2O2 is added to the boiling water। तो स्टूडेंट तो स्ट्रेट है, दिस इज द स्ट्रेट। आप सोच के देखो क्या ऑप्शन आएगा, तो स्ट्रेट क्वेश्चन है। सोचे फटाफट बताइए, 2 मिनट के अंदर समय दिया है आपको, सोच के बताइए फटाफट क्या ऑप्शन होगा स्टूडेंट। स्ट्रेट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, इजी क्वेश्चन है, इजी। स्टूडेंट इसका ऑप्शन बी वाला होगा, बी मतलब बेरियम ऑक्साइड वाला। बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन CO2 प्लस वाटर, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बेरियम कार्बोनेट प्लस H2O2। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन, जब हमने CO2 मतलब बेरियम ऑक्साइड को ऐड करा कोल्ड वाटर में और CO2 बबल करा तो क्या बन जाएगा, H2O2। सीधा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्यूबल विटामिन, इसमें वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। तो इसमें चेक कर लेते हैं कौन से बी कॉम्प्लेक्स के है, कौन सा सी है। तो रेटिनॉल तो विटामिन ए हो गया, टोकोफेरॉल विटामिन ई हो गया, फाइलोक्विनोन विटामिन के हो गया। ये तो तीनों ही कौन से है, फैट सॉल्यूबल। तो फिर अब एक राइबोफ्लेविन ही तो है B2 वाटर सॉल्यूबल। तो इसका आंसर तो 65 का तो सेकंड ही होगा स्टूडेंट्स। वाटर सॉल्यूबल तो कौन सा है आपका, राइबोफ्लेविन B2। ठीक है स्टूडेंट्स। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस इज 1.5 d। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में इन्होंने 4 जगह हेलोजन लगा रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स आप जरा दिमाग लगा के देखिए, डाइपोल मूवमेंट 135
ट्राई हेलो बेंजीन की तो क्या होती है, डायपोल मूवमेंट इज ज़ीरो, द डायपोल मूवमेंट इज ज़ीरो। मूवमेंट इज ज़ीरो। इज ज़ीरो। तो इस कंपाउंड में भी इन तीनों का इफेक्ट तो ज़ीरो हो गया, नलीफाई हो गया, तो बचा खाली क्या, एक हेलोजन। तो एक हेलोजन का कितना आ रहा है डायपोल मूवमेंट, 1.5 डी। तो स्टूडेंट स्ट्रेट आंसर है 1.5 डी। 66।